नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। और शुरुआत के लिए मेरे जहन में निर्मल वर्मा की एक बहुत ही दमदार पंक्ति आ रही है। उन्होंने अपने एक यात्रा वृत्तांत में लिखा है, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। वाह, ये एक पंक्ति पूरी कहानी बयां कर देती है। बिल्कुल, और ये हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां विकास और विनाश के बीच की रेखा बहुत बहुत धुंधली है। आज हम हिंदी के मशहूर लेखक निर्मल वर्मा के लिखे एक लेख की गहरी पड़ताल करेंगे। ये लेख उनके यात्रा संस्मरण संग्रह धुंध से उठती धुन से लिया गया है और शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं। हमारे पास जो ये लेख है, ये सिर्फ एक यात्रा का ब्यौरा नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि 1980 के दशक के भारत की आत्मा पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस कहानी के जरिए विकास की मानवीय कीमत को समझना है। वर्मा हमें सिंगरौली लेकर चलते हैं और एक बहुत बुनियादी लेकिन चुभने वाला सवाल उठाते हैं। क्या सवाल? कि प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है और जो प्रगति के नाम पर विस्थापन होता है, क्या उनमें कोई फर्क है? और ये फर्क शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं। साल है 1983, जुलाई का महीना, जगह है सिंगरौली का एक गांव अमझर। अमझर नाम सुनकर ही एक तस्वीर सी बनती है ना? हाँ बिल्कुल, कि एक ऐसी जगह जहां आम के पेड़ लदे हों और हवा चलने पर आम झड़ते हों। यही तस्वीर लेखक के मन में भी थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक अजीब और कह सकते हैं कि परेशान करने वाली हकीकत का पता चलता है। क्या हुआ वहां? वो देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से गांव के आम के पेड़ों पर न कोई फल पक रहा है, न कुछ नीचे झड़ रहा है। पेड़ मानो अंदर से सूखने लगे थे। ये तो अजीब बात है। मतलब कोई बीमारी या सूखा पड़ गया था उस इलाके में? नहीं, वजह न कोई बीमारी थी न सूखा। वजह थी एक सरकारी कागज का टुकड़ा, एक घोषणा। हाँ, ऐलान हुआ था कि अमरौली प्रोजेक्ट के तहत नवागांव क्षेत्र के कई गांवों को उजाड़ दिया जाएगा और अमझर उन्हीं में से एक था। और गांव वालों ने बताया कि उस ऐलान के बाद से ही पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया था। एक मिनट, एक सरकारी घोषणा का असर पेड़ों पर हो रहा था? ये तो अविश्वसनीय लगता है। जब लेखक ने गांव वालों से इस बारे में पूछा तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जो सीधा दिल को छू जाता है। एक बूढ़े आदमी ने बड़ी सहजता से कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जब आदमी ही नहीं रहेगा, जब आदमी ही उजड़ जाएगा, तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? वाह, ये तो इंसान और प्रकृति के रिश्ते को बिल्कुल एक नए नजरिए से दिखाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि इंसान प्रकृति को बचाता है, और यहाँ तो प्रकृति इंसान के दुख में शामिल हो रही थी। हाँ। और यही निर्मल वर्मा एक बहुत मार्मिक तुलना करते हैं। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए इंसानों के संघर्ष के बारे में बहुत सुना था, जैसे चिपको आंदोलन। हाँ, जहाँ लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मामला एकदम उल्टा था। यहाँ इंसान के विस्थापन के विरोध में पेड़ ही एक तरह का मूक सत्याग्रह कर रहे थे। मूक सत्याग्रह? हाँ, जैसे वो कह रहे हो कि अगर हमारे लोग नहीं तो हम भी नहीं। ये प्रकृति का अपने साथी इंसानों के लिए एक मौन प्रतिरोध था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। ये रिश्ता कितना गहरा रहा होगा जिसे हम विकास के शोर में शायद कभी सुन ही नहीं पाए। हाँ। और ये पेड़ों और इंसानों का रिश्ता ही हमें बताता है कि उजड़ने से पहले उनकी दुनिया कितनी गहरी और समृद्ध रही होगी। हाँ। वर्मा ने इसका जिक्र किया है ना। हाँ। कि विस्थापित होने के बाद तो सबने उन्हें शहरों की झुग्गियों में देखा है। हाँ। पर पहले वो कैसे रहते थे? हाँ, और यही अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। वो कहते हैं कि विस्थापित मजदूरों को उन्होंने शहरों की गंदी, दम घोटने वाली बस्तियों में कई बार देखा था, लेकिन उजड़ने से पहले अपने गांव में, अपनी जमीन पर उनकी दुनिया कैसी दिखती थी, इसका एहसास उन्हें पहली बार अमझर में हुआ। और कैसी थी वो दुनिया? बिल्कुल वैसी नहीं जैसी कोई कल्पना करेगा। उन्होंने जो नजारा देखा वो था चारों तरफ पानी से लबालब भरे धान के खेत। अच्छा। जो ऐसे फैले थे मानो कोई अंतहीन झील हो, और उस पानी के बीच बीच में साफ सुथरे
खपरेल की छतों वाले मिट्टी के झोंपड़े और आम और महुआ के घने पेड़। मतलब सब कुछ बेहद शांत, हरा भरा और स्वच्छ। बिल्कुल। उस तस्वीर में इंसान कहाँ थे? इंसान उस तस्वीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। लेखक वहां काम करती औरतों के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। एक लंबी कतार में झुकी हुई औरतें पानी में छप छप धान के पौधे रोप रही हैं। धूप में उनकी सांवली टांगें चमक रही हैं और सिर पर चटाई के बने किश्तीनुमा हैट हैं। किश्तीनुमा हैट? हाँ, जो उन्हें वियतनामी या चीनी औरतों जैसा दिखा रहे थे। और जब उन्होंने लेखक को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? डरी वो? यही बात तो सबसे खास थी। वो लेखक को देखकर ना तो डरी ना भागी, बस एक पल को रुकी, थोड़ी हैरानी से मुस्कुराईं और फिर वापस अपने काम में डूब गईं। लेखक लिखते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कान्हा के जंगल में उन्हें युवा हिरनियों के किसी झुंड को देख लिया हो। उतनी ही सहज, उतनी ही निर्दोष। हाँ, और प्रकृति का उतना ही अभिन्न हिस्सा। ये कैसी विडंबना है। एक तरफ लेखक उनकी तुलना हिरनियों से कर रहे हैं, इतनी मासूम और प्रकृति से जुड़ी हुई, और उसी वक्त दिल्ली में बैठे लोग उन्हें महज एक आंकड़ा समझकर उनकी पूरी दुनिया को मिटाने का फैसला ले चुके थे। बिल्कुल। लेखक को ये एहसास था कि वो एक खत्म होती हुई दुनिया के शायद आखिरी पल देख रहे हैं। वो जानते थे कि ये सब कुछ, ये खेत, ये झोपड़े, ये मुस्कुराते चेहरे कुछ ही महीनों में एक आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों और सीमेंट के नीचे दबकर मटिया-मेट हो जाएगा। और ये औरतें शायद कुछ सालों बाद भोपाल या जबलपुर की सड़कों पर पत्थर कूटती नजर आएंगी। और उनके बच्चों का तो, उनका तो भविष्य ही छीन लिया गया। हाँ, उन्हें तो शायद कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनके पुरखों का एक गांव था जिसका नाम अमझर था, जहां आम झरा करते थे। यहीं पर मुझे लगता है निर्मल वर्मा एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। नए शरणार्थी, ये शब्द बहुत चुभता है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि शरणार्थी युद्ध या किसी प्राकृतिक आपदा से भागते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने ही देश की तरक्की उन्हें शरणार्थी बना रही थी। और यहीं वर्मा एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति और इतिहास के कारण हुए विस्थापन में एक बुनियादी अंतर है। क्या अंतर है? जब बाढ़ या भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन वापस आने की एक उम्मीद होती है। बिल्कुल। जैसे ही आफत टलती है वो अपने जाने पहचाने माहौल में लौट आते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन वापसी की एक जगह होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वर्मा कहते हैं कि जब विकास और प्रगति के नाम पर इतिहास लोगों को उजाड़ता है तो वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। ये एक स्थायी निर्वासन है। उनकी सिर्फ जमीन नहीं छिनती, उनका पूरा परिवेश, उनकी संस्कृति, उनकी यादें, वो सब कुछ जो उन्हें वे बनाता है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उनकी वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमेशा के लिए। तो ये सिर्फ अमझर गांव की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिंगरौली इलाके की कहानी बन रही थी। और सिंगरौली, जैसा वर्मा बताते हैं, कोई बंजर जमीन नहीं थी जिसे आबाद करना था, है ना? कतई नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। सिंगरौली कोई उजाड़ रेगिस्तान नहीं था, वो एक भरा पूरा ग्रामीण अंचल था। वहां की भूमि बहुत उपजाऊ थी। कत्थे और बांस के जंगल इतने समृद्ध थे कि सदियों से हजारों वनवासियों और किसानों का पेट भरते आए थे। उसे बैकुंठ भी कहा जाता था, यानी स्वर्ग, लेकिन मजाक में काला पानी भी कहते थे। ये दोनों नाम एक साथ कैसे? अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के कारण वो बैकुंठ था, लेकिन घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा होने की वजह से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। अच्छा, मतलब वो बाकी दुनिया से कटा हुआ था? हाँ, इसीलिए मजाक में लोग उसे काला पानी भी कहते थे, जहां कोई आसानी से आता जाता नहीं था। तो एक ही जगह स्वर्ग भी थी और सजा भी। ये इस पर निर्भर करता था कि आप कौन हैं और वहां क्यों जा रहे हैं। और फिर वही हुआ जो आपने शुरू में कहा था, उसकी संपदा ही उसका अभिशाप बन गई। हाँ, दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की नज़र सिंगरौली की अपार खनिज संपदा, खासकर कोयले के विशाल भंडारों पर पड़ी। विस्थापन की पहली बड़ी लहर तो रिहंद बांध बनने से ही आ गई थी, जिसने सैकड़ों गांवों को डुबो दिया था। उसके बाद तो जैसे होड़ लग गई। सेंट्रल कोलफील्ड्स, नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग गई। और वो इलाका जो काला पानी कहलाता था, अचानक देश के नक्शे पर आ गया। बिल्कुल। जो सिंगरौली कभी अलग थलग था, वहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें और पुल बनाए गए, और देखते ही देखते वो इलाका प्रगति के नक्शे पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर स्थापित हो गया। देश को ऊर्जा देने वाला पावर हब। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, देखिए, देश नया नया आजाद हुआ था। हाँ, हमें बिजली चाहिए थी, कोयला चाहिए था, उद्योग लगाने थे। हाँ, ये बात सही है। तो देश की तरक्की के लिए ऊर्जा की जरूरत थी। हाँ। क्या उस नजरिए से ये एक जरूरी कुर्बानी नहीं थी जिसे हम आज 40 साल बाद आराम से बैठकर जज कर रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है, और इसी सवाल के जवाब में वर्मा का असली दर्द छिपा है। वो इस राष्ट्रीय गौरव की तुलना एक बहुत ही डरावने दृश्य से करते हैं। कैसा दृश्य? वो कहते हैं कि जैसे ही सिंगरौली की संपदा उजागर हुई, वो जमीन पर पड़े किसी लाचार शिकार की तरह हो गया, और आसमान में गिद्धों और चीलों का एक झुंड मंडराने लगा। गिद्ध और चील? हाँ, और ये गिद्ध और चील कौन थे? ठेकेदार, अफसर, इंजीनियर और सरकारी नुमाइंदे, जिनकी एक पूरी फौज उस इलाके पर टूट पड़ी। तो मुद्दा कुर्बानी का नहीं, कुर्बानी देने और लेने वालों के बीच की खाई का था। और इसी खाई को, इसी कुर्बानी की असल कीमत का जायजा लेने के लिए ही लेखक वहाँ दिल्ली की एक संस्था लोकायन की तरफ से गए थे। हाँ, ये देखने के इस राष्ट्रीय गौरव के पीछे अंधेरे में क्या चल रहा है। हाँ, और इसी जायजे के दौरान वो यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच एक बहुत मौलिक अंतर बताते हैं। ये समझना उनके तर्क के लिए बहुत जरूरी है। क्या अंतर था वो? उनके मुताबिक यूरोप में पर्यावरण का सवाल मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाने का है। वहाँ प्रकृति एक बाहरी चीज है, एक लैंडस्केप है, जिसे बचाना है, संरक्षित करना है। लेकिन भारत में ये मामला अलग है। मतलब यूरोप में प्रकृति को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, और भारत में वो संस्कृति का हिस्सा थी, जीने का तरीका थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वर्मा के अनुसार भारत में ये प्रश्न कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ ये सवाल मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच के पारंपरिक संबंध को बनाए रखने का है। उनका मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम, संग्रहालयों और किताबों में जमा नहीं थी। वो उन जिंदा रिश्तों में जीवित थी जो एक आदमी को उसकी धरती, उसके जंगल, उसकी नदियों, उसके पुरखों से जोड़ते थे। हमारा सारा अतीत, हमारी पौराणिक कथाएं, हमारी लोक संस्कृति पोथियों में नहीं बल्कि इन्हीं रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद थी। और जब आप किसी को उसकी जमीन से उजाड़ते हैं तो आप सिर्फ उसका घर नहीं चीनते, आप उसकी वो पूरी अदृश्य लिपि ही मिटा देते हैं, उसकी पूरी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। शायद इसीलिए वर्मा इसे आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यानी त्रासदी कहते हैं। सही कहा। और वो स्पष्ट करते हैं कि त्रासदी ये नहीं थी कि हमने औद्योगिकरण का रास्ता चुना। शायद उस वक्त देश की आर्थिक जरूरतों के लिए वो जरूरी भी था। तो फिर असली ट्रेजेडी क्या थी? असली ट्रेजेडी ये थी कि पश्चिम की नकल में विकास की योजनाएं बनाते समय हमारे जो पश्चिम में पढ़े लिखे सत्ताधारी थे, उनका ध्यान इस ओर कभी गया ही नहीं। किस ओर? कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच के इस नाजुक संतुलन को कैसे नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ये बात हैरान करती है। आज़ादी के बाद देश बनाने का इतना जुनून था, इतने बड़े बड़े दिमाग योजनाएं बना रहे थे, तो फिर उनसे इतनी बुनियादी बात कैसे छूट गई? क्या उन्हें अपनी जमीन और संस्कृति की समझ नहीं थी, या उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया? वर्मा के मुताबिक दिक्कत यही थी। वो पढ़े लिखे तो बहुत थे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी दृष्टि पूरी तरह से पश्चिमी थी। उन्होंने विकास का मतलब ही पश्चिम की नकल करना समझ लिया था। अच्छा। इसलिए उनके लिए प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का ये पारंपरिक रिश्ता कोई मूल्य नहीं रखता था। ये बस एक पिछड़ी हुई चीज थी, एक बाधा थी जिसे हटाकर आधुनिक बनना था। मतलब ये ख्याल ही किसी को नहीं आया? किसी को नहीं कि हम पश्चिम कोई मॉडल बनाए बिना अपनी शर्तों और अपनी मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का एक भारतीय स्वरूप भी तय कर सकते थे। हमने बस आंखें बंद करके एक ऐसे मॉडल को अपना लिया जो हमारी जमीनी हकीकत और सांस्कृतिक जड़ों से बिल्कुल कटा हुआ था। हाँ, यही सबसे बड़ी त्रासदी थी। तो आज हमने निर्मल वर्मा के जरिए विकास के उन पहलुओं को देखा
जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। विकास के शरणार्थी का विचार, प्रकृति का वो मूक सत्याग्रह, औद्योगिक विस्थापन का वो दर्द जिससे कोई वापसी मुमकिन नहीं। और आजाद भारत के विकास मॉडल पर एक बहुत ही तीखी और जरूरी आलोचना। और ये सोचना कितना अजीब है कि ये सारी बातें 1983 में लिखी गई थी। आज लगभग 4 दशक बाद जब हम क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब की बातें कर रहे हैं, तो वर्मा के उठाए गए सवाल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। आज जब जलवायु संकट एक वैश्विक हकीकत है और टिकाऊ विकास की बातें हर मंच पर हो रही हैं, तब प्रकृति, इंसान और संस्कृति के बीच संतुलन साधने वाला एक भारतीय मॉडल कैसा दिख सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये अब भी एक संभावना है या वो मौका अब हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल चुका है? सोचने के लिए एक जरूरी सवाल। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।